हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज उमेश पालीवाल। आई एम द को फाउंडर ऑफ इन्वेस्टर जोन। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, डूडला डेयरी का आईपीओ की डेट अनाउंस हो गई है। तो इससे पहले मैंने अभी एक वीडियो और बनाया था जहां पे मैंने फाइनेंशियल एनालिसिस करी थी। इस वीडियो में मैं तीन इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगा। पहले मैं आईपीओ की डिटेल डिस्कस करूंगा, सेकंड मैं पीयर एनालिसिस करूंगा, तीसरा हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे जो सेलिंग शेयर होल्डर है, प्रमोटर के अलावा जो शेयर होल्डर है टीपीजी ग्रुप का, उन्होंने कब इन्वेस्टमेंट करी थी और वो कितना इस पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर पैसा कमा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के अंत में अगर आपके पास कोई फीडबैक है, कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू आईपीओस, वो आप पूछ सकते हैं, उनका मैं खुद वहां पे आंसर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पार्ट 1 में मैं डिस्कस करूंगा इसकी आईपीओ डिटेल। इसका जो आईपीओ का प्राइस बैंड डिसाइड हुआ है 421 से 428 के बीच में हुआ है। जो फ्रेश इशू हुआ है वो 50 करोड़ का है, ओएफएस है 470 करोड़ का। ठीक है, तो टोटल जो साइज है लगभग 520 करोड़ का टोटल आईपीओ है। तो मोस्टली क्या है कि इसके अंदर जो पैसा जाएगा वो जो शेयर होल्डर, सेलिंग शेयर होल्डर, उनकी जेब में जाएगा। कंपनी को केवल कितना मिलेगा? 50 करोड़। अगर मैं प्री आईपीओ शेयर्स की बात करूं, मतलब आईपीओ आने से पहले टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर कंपनी के पास कितने थे, तो वो लगभग 3, 2, 5, 6, 7, 5.83 करोड़ के आसपास शेयर आउटस्टैंडिंग थे। अब नए शेयर कितने इश्यू हो रहे हैं? देखो, 50 करोड़ का टोटल साइज है। इसको आप 428 हायर बैंड पे अगर मैं डिवाइड कर दूं तो लगभग 11,68,224, 11.68 लाख शेयर नए इशू हो रहे हैं। तो टोटल शेयर जो हो जाएंगे आफ्टर आईपीओ वो हो जाएंगे 5.94 करोड़। अगर मैं इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालूं इस पर्टिकुलर प्राइस पे तो लगभग 2500 करोड़ का आएगा। मतलब 428 का जो प्राइस बैंड है उसको नंबर ऑफ शेयर हम डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दूं तो 2500 करोड़ का टोटल बैठेगा। एनुअलाइज ईपीएस मैंने पहले वीडियो में निकाला था जो लगभग 25 रुपए के आसपास आ रहा है। और इसकी जो ओपनिंग रेट है 16 से 18 के बीच में है। लिस्टिंग 28 तारीख के आसपास होगी। जो लॉट साइज है वो 35 का है और टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 14,980 रुपए की। तो ये बेसिक डिटेल मैंने आपको दे दी। अब क्विकली कंपेयर कर लेते हैं इसके पीयर्स कौन कौन है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हडसन एग्रो, हेरिटेज फूड और पराग मिल्क, ये तीन डीआरएचपी के अंदर इसके पीयर्स दिए गए हैं। तो अगर आप इनके पीयर्स को थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, देखोगे इनकी ग्रोथ कितनी है। तो लास्ट मैंने 3 ईयर्स की ग्रोथ ली है, मतलब FY18 से FY20 का मैंने पीरियड लिया है। तो उसमें देखो, हेक्सन अग्रो ने 11% की ग्रोथ दिखाई है रेवेन्यू में और प्रॉफिट दोनों में। हेरिटेज फूड का देखेंगे तो 7% की ग्रोथ है और यहां नॉट एप्लीकेबल है। इसका रीजन ये है कि 2020 में ये कंपनी ने, इसका जो पैट था वो नेगेटिव था, इसलिए दैट इज व्हाई वी हैव नॉट एबल टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि उसका नेगेटिव ही चला गया था। पराग मिल्क का देखोगे तो 3 ईयर की ग्रोथ 11.67% है और 3 ईयर का जो पैट ग्रोथ है वो केवल कितना है? 4% है। तो इसका मतलब यह है कि अगर कंपेयर करूं इन तीनों में, इन तीनों जो पीयर्स हैं, तो इसमें हेक्सन एग्रो ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर मार्जिन भी आप देखो तो हेक्सन एग्रो के मार्जिन 14% है, जबकि हेरिटेज फूड और पराग मिल्क इनके केवल 10 और 7% है। यानी मार्जिन के कंपैरिजन में भी ये काफी अच्छा हेक्सन एग्रो ने परफॉर्म किया है। अगर मैं आरओई देखूं तो आरओई हेक्सन एग्रो, हेरिटेज फूड का ऑलमोस्ट बराबर है। पराग मिल्क का तो बहुत ही कम है, 2.30, मतलब नेग्लिजिबल इसका आरओई है। डेट टू इक्विटी देखें तो हेक्सन एग्रो में थोड़ा सा डेट ज्यादा है क्योंकि इन्होंने एक्सपेंशन किया था जिसकी वजह से इनका डेट बढ़ा है। अदरवाइज हेरिटेज फूड और पराग मिल्क के पास डेट की कोई दिक्कत, डेट टू इक्विटी में कोई दिक्कत नहीं है। यानी डेट टू इक्विटी इसका लेस देन 1 है तो हमें कोई ज्यादा इसके अंदर दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं इसके प्राइस टू अर्निंग की बात करूं तो आप यहां देखो, हेक्सन एग्रो चल रहा है 84 के पी पे, हेरिटेज फूड चल रहा है 13 के पी पे और पराग मिल्क चल रहा है 62 के पी पे। तो जो मार्केट के अंदर इन कंपनीज को प्राइस टू अर्निंग का रेशियो दिया गया है वो काफी वेरी करता है। ठीक है ना। अगर मैं इंडस्ट्री का पी निकालूं, इन तीनों का एवरेज निकालूं तो लगभग कितना आता है? 50 का आता है। और अगर स्टॉक की रिटर्न की बात करें तो आप देखो पिछले 3 साल में हेक्सन एग्रो, मैंने कहा था ना, इन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी दिखाई है, पैट ग्रोथ अच्छी दिखाई है, तो उसके कारण आप देखो इसका 3 साल का रिटर्न भी काफी अच्छा है। अदरवाइज हेरिटेज फूड और पराग मिल्क ये दोनों ने क्या है कि जो रिटर्न जो है इन्वेस्टर्स को बना के नहीं दिया है, नेगेटिव रिटर्न दोनों ने दिया है। तो मैं तो आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं कि ये इसके जो नेगेटिव रिटर्न आए हैं पराग मिल्क के, हेरिटेज, उसके कारण क्या है। इसके अगर आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखोगे तो ग्रोथ तो ठीक ठाक आई है। मतलब 2000 करोड़ का आसपास का 2018 में रेवेन्यू था और 2438 करोड़ के आसपास 2020 में हुआ। लेकिन अगर आप इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट देखोगे तो यहां इसमें दिक्कत है। जैसा हमने दूधला डेयरी में स्टडी किया था कि उनका कैश फ्लो जो था, फ्री कैश फ्लो बहुत शानदार था। लेकिन अगर आप इसका देखोगे पराग मिल्क का, तो आप देखो 2018 में केवल 19 करोड़ का था,
2019 में 140 और 2020 में तो नेगेटिव हो गया। और अगर इनके एक्सपेंशन आप देखोगे, अगर मैं इन्वेस्टिंग देखूं कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये, तो आप देखो 2018 में 19 करोड़ का इन्होंने टोटल कैश कमाया था ऑपरेशन से, और फिक्स एसेट परचेज किए थे -63, तो नेगेटिव इसका फ्री कैश था। यहां पे थोड़ा सा पॉजिटिव था, यहां फिर नेगेटिव हो गया। यानी इसका मतलब है कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस रही है वो कुछ शानदार नहीं रही है। और इसके हम अगर रेशियोज भी देखें तो रेशियोज भी कुछ ज्यादा अच्छे नजर नहीं आते। केवल आरओसी देखो केवल 14% का, जबकि हमने डूडला डेयरी में देखा था कि उसका 2018 में 31% के आसपास का था। उसी के पैरामीटर्स हैं वो भी कुछ शानदार इसके नजर नहीं आते हैं। हेक्सन एग्रो खोल लेते हैं। सबसे पहले तो इसका पीएनएल देख लेते हैं, जो मैंने दिखाया आपको 4287 करोड़ का था, जबकि 2020-21 में बहुत दिक्कतें आई थी बिजनेस के अंदर, तो वहां भी देखो इसका ग्रोथ आई है। जबकि आप देखो सभी में डी ग्रोथ हुई है, लेकिन इसने वहां भी ग्रोथ दिखाई है। तो इसका मतलब ये हेक्सन एग्रो कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा है ड्यूरिंग द कोविड। दैट इज व्हाई the market is giving very high PE to this particular company। अब इसके अगर एक बार हम कैश फ्लो देख ले तो कैश फ्लो भी इसने देखिए 2018 में इसका पॉजिटिव कैश फ्लो था, 2020 में पॉजिटिव कैश फ्लो था, फ्री कैश फ्लो, एंड प्लस ये फ्री कैश भी अच्छा मेंटेन कर रहा है। तो दैट इज अनदर पॉजिटिव पॉइंट फॉर द कंपनी। अब इसके रेशियो देख लेते हैं। ये देखिए रेशियो में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है। मतलब अगर आप डूडलर डेयरी से कंपेयर करो तो इसके जो आरओसी वो कम है, लेकिन अब देखो 2018 से 2020 में इसके लगभग 6% के आसपास की ग्रोथ आई है। तो अब देखो इसके रेशियोज में चले जाते हैं, लेकिन इसका मैं आरओसी देखो आरओसी में दिक्कत है कि पहले केवल 12% था, फिर 2020 में तो नेगेटिव हो गया, यानी लॉस में चली गई, और अब जाके इस साल जो है आरओसी अच्छा खासा इसका आया है। तो आप ये देखो कंसिस्टेंसी यहां पे नहीं है, केवल एक ही कंपनी है। और इसका मैं आपको एक बार बैलेंस शीट पीएनएल भी दिखा देता हूं। पीएनएल के अंदर भी देखो 2373 था, अब 2473, मतलब इसमें भी 2020-21 में इसमें डी ग्रोथ हुआ क्योंकि कोविड के कारण। तो ग्रोथ भी इतनी खास नजर नहीं आती। तो अगर आप तीनों कंपनी देखोगे, अगर तीनों कंपनियों को एनालाइज करने की कोशिश करोगे, तो हेक्सन एग्रो एक ऐसा बिजनेस है जो कंसिस्टेंटली अच्छे ग्रोथ से ग्रो हुआ है, प्लस उसके जो मार्जिन है और जो उसके अदर रेशियोज जैसे आरओसी हो गया या डेटर डेज हो गया, वो काफी अच्छे उसने मेंटेन करे, जिसके कारण उसको अच्छा खासा रिटर्न भी मिला है। अब अगर मैं दूधला डेयरी की बात करूं तो दूधला डेयरी का भी क्या है कि पिछले 3 सालों में 16% की ग्रोथ तो उसने दिखाई रेवेन्यू में, लेकिन पैट डीग्रो किया है। पैट डीग्रो करने का कारण यह था कि 2020 में जो है इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हुआ था, जिसकी वजह से इसका डीग्रोथ हुआ है। मार्जिन अच्छे खासे हैं। अब एक चीज यहां ध्यान रखना कि हालांकि इनका 2020 में नेगेटिव ग्रोथ आई है, लेकिन 2021 के जो 9 मंथ के रिजल्ट है वो बड़े शानदार है, जिससे अगर आप 4 साल की ग्रोथ निकालने की कोशिश करोगे तो वो लगभग 40% के आसपास आती है। 3 साल में तो नेगेटिव दिखा रहा है, लेकिन अगर 4 साल से कंपेयर 4 साल अगर कैलकुलेट करोगे तो जैसा हमने यहाँ पे पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में करा था, तो यहां देखो 40% की ग्रोथ आ रही है। तो यानी इसने 2000 जो 9 मंथ FY21 है इसमें काफी अच्छा परफॉर्म किया है। मार्जिन में देखो तो इसकी हाईएस्ट मार्जिन है किसी भी पर्टिकुलर पीयर से आप कंपेयर कर लो। अगर इसका आरओई देखोगे तो वो भी हाईएस्ट है, डेट इस पे है नहीं, और ये कितने पी पे रहा है, केवल 17 के पी पे आ रहा है। और इसका आज की डेट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो लगभग 158 का चल रहा है। तो 158 का अगर मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम पकड़ूं और 428 का प्राइस इसका बैंड पकड़े, तो लगभग 36% की आसपास के रिटर्न मिलने की इस पर्टिकुलर आईपीओ में संभावना है। तो इसकी ग्रोथ देखते हुए और इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है प्लस जिस प्राइस पे लेके आ रहे हैं वो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। अब तीसरे पार्ट में हम देख लेते हैं कि इसके सेलिंग शेयर होल्डर कौन कौन है। तो जैसे कि आप देख रहे हो बाकी सारे तो प्रमोटर हैं इसके अंदर। ये आप देखो टीपीजी ग्रुप है। ये टीपीजी ग्रुप 2017 में इसने कंपनी के अंदर शेयर खरीदे थे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो टीपीजी ने 2017 में 3 ट्रांजैक्शंस के अंदर कंपनी के अंदर एंट्री करी थी। ये 2 तो उन्होंने प्रमोटर से खरीदे थे। ये 7,74,823 एक मॉरिशस का एक फंड था, उसने 2012 में इस कंपनी में एंट्री करी थी, तो उसको इसने यहां पे एग्जिट दिया था। तो टोटल इसने जो 2017 में शेयर खरीदे थे वो थे 8,84,202। ये टोटल शेयर इसने खरीदे थे। फिर बाद में 2018 में कंपनी ने 16:1 में बोनस दिया था। जब बोनस दिया तो इसके पास टोटल शेयर कितने हो गए, लगभग 1.50 करोड़।
और वही आप दिखा रहे, यहाँ पे देखो आज की रेट में इस पर कितने शेयर हैं, 1,50,00,000, 3, 2, 5, 6, 7, 1.50 करोड़ के आसपास के शेयर टोटल है इनके पास। अगर आप इसका एक्विजिशन प्राइस देखो तो लगभग 213 रुपए का है, और ये कितने शेयर अभी बेच रहा है इसमें से, टोटल 92 लाख। तो लगभग ये मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3 सालों में, 18, 19, 20, 21, 4 सालों में इसने ऑलमोस्ट 2x का यहां पर रिटर्न ले लिया है। तो इस तरह से क्या होता है कि जितने भी अच्छे अच्छे फंड्स होते हैं, बड़े बड़े फंड्स होते हैं, ये करते ही ये चीज है कि ये उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं जिनका आईपीओ 2 या 3 साल के बाद आने वाला है। मैंने आपको सोना बीएलडब्ल्यू में ये चीज बताई थी, यही चीज मैं आपको यहां भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि टीपीजी यहां 2017 में एंटर किया था, 2020-21 में कंपनी की परफॉर्मेंस भी अच्छी हुई, कंपनी आईपीओ भी लेके आई, और जो टीपीजी ग्रुप है वो अच्छा रिटर्न भी इसमें कमा रहा है। तो ये ब्यूटी होती है अनलिस्टेड मार्केट की, कि वहां पर अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो एट राइट टाइम, सो यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी। और जब आईपीओ आते हैं तो इस तरह से जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी कुछ ना कुछ ओएफएस के थ्रू उनको बेच देते हैं। तो मैं इसी के साथ अंत करूंगा। इसमें मैंने आपको समझाया कि आईपीओ की डिटेल मैंने बताई, पीयर की एनालिसिस करी, शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाया कि कौन टीपीजी ग्रुप ने कैसे 2017 के एंट्री करी थी, कैसे वो पार्शियल एग्जिट इसमें कर रहा है, और ये बताने की कोशिश करी कि इसका जो पीयर से अगर इसको कंपेयर करोगे तो इसका प्राइस टू अर्निंग काफी अंडर वैल्यूड दिखता है, और जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो मार्केट में चल रहा है, तो उसके हिसाब से ये अच्छे रिटर्न आपको दे सकता है। तो वीडियो को मैं अंत करूंगा। वीडियो को अंत करने से पहले फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत करता हूं। थैंक यू।